नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। कई बार शॉर्ट वीडियो या रील बनाने के चक्कर में कानून और नियम कायदा की भी धज्जियां उड़ा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सरायमीर क्षेत्र में आया है, जहां कुछ युवकों ने लग्जरी वाहनों का काफिला गांव में निकालकर विस्फोटक बजाकर और सुरक्षा कर्मियों की तरह गेट पर लटक कर रील बना डाला और इसको वायरल कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो के पुलिस के संज्ञान में आते ही अधिकारियों ने जाँच के आदेश दे दिया। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि कुछ युवकों ने कॉन्वॉय निकालकर वाहनों पर लटक कर वीडियो बनाया है। इसके संबंध में सरायमीर थाना के इंस्पेक्टर को जांच सौंप गई है। जल्द ही इन युवकों को आइडेंटिफाई कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ गाड़ियां कॉन्वॉय बनाकर निकल रही हैं और कुछ लड़के गाड़ियों से लटके हुए हैं। इस प्रकरण में जांच इंस्पेक्टर सरायमीर को सौंपी गई है। इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाएगा और शीघ्र ही इनको आइडेंटिफाई करके इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित गांधी हार में बनाए गए EVM वीवीपैट प्रदर्शन सेंटर EDC का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम आम जनमानस को EVM के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी वोटर आकर EVM में वोट डाल सकते हैं, जिसमें आयोग द्वारा निर्धारित डमी बैलेट पेपर एवं डमी प्रत्याशी का नाम है। उन्होंने कहा कि यह EVM वीवीपैट जागरूकता कार्यक्रम जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाता है, तब तक जनपद मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम में वोट देने वाले वोटरों के लिए लॉगबुक रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें जो व्यक्ति EVM में डालेंगे उनका विवरण दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वयं बैलेट यूनिट की नीली बटन डमी बैलेट पेपर दबाकर वोट दिया गया तथा उन्होंने जिस प्रत्याशी डमी सिंबल को वोट किया, वीवीपैट में 7 सेकंड तक उसी प्रत्याशी डमी सिंबल का नाम, चुनाव चिन्ह व क्रमांक प्रदर्शित हुआ। इसी के साथ ही अधिक संख्या में आमजन को भी जागरूक करने के उद्देश्य से EVM से वोट कराकर उनको जागरूक एवं संतुष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय के साथ ही समस्त तहसील मुख्यालयों पर भी EVM प्रदर्शन सेंटर स्थापित किया गया। उसमें अधिक से अधिक संख्या में आमजन जाएं एवं EVM से वोट कर जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ ही स्टेट लेवल मास्टर इंजीनियर कुलभूषण सिंह ने EVM वीवीपैट के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। आज का जो कार्यक्रम है वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ये 10 तारीख से हर तहसील मुख्यालय पे और जिला मुख्यालय पे EVM प्रदर्शन सेंटर, EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी नागरिक आके, जो वोटर हैं वो आके EVM में वोट डाल सकते हैं, जिसमें डमी बैलेट पेपर और डमी कैंडिडेट जो आयोग द्वारा निर्धारित डमी बैलेट पेपर है, उसके द्वारा हम लगातार जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते तब तक हर तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय पे ये EVM सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये यहाँ पे रहेगी, उपलब्ध रहेगी। कोई भी वोटर आके वोट डाल सकता है। और हम लोगों को EVM ये दिखाना चाहते हैं कि EVM पे जिस
आप कैसे ईवीएम काम करती है, आप वोट डालिए। वोट डालने के बाद हमारे पास वीवीपीएटी है। वीवीपैट में आप जिस प्रत्याशी को वोट देंगे उस प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक 7 सेकंड तक आप देख सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। और भी अगर कोई क्वेरी होगी लोगों की तो उसको दूर करेंगे। और ईवीएम का पूरा प्रोसेस, खास करके युवा मतदाता या पुराने मतदाता भी आएँ, वोट डालें। जिसको वोट डालेंगे उस प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह और क्रमांक देखें और संतुष्ट हों। निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा आने वाले महीनों तक, जब तक कि चुनाव घोषित नहीं हो जाती। ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम है एक्चुअली। ईवीएम के बारे में जानिए, आइए, वोट दीजिए और संतुष्ट होइए। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में भक्ति भावना चरम पर है। हर कोई इस शुभ अवसर पर मंदिर पहुंचना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देश विदेश के कई लोग अयोध्या की ओर अभी से ही रुख कर रहे हैं। ऐसे में एक राम भक्त ने बेगूसराय से अयोध्या के लिए साइकिल से यात्रा शुरू की है। उनका लक्ष्य है कि वह 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो। नंगे पांव साइकिल से अयोध्या तक के सफर पर निकले राम भक्त मनीष कुमार ने कहा कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना है, इसीलिए वह अपने घर से अयोध्या साइकिल से जा रहे हैं। अपनी यात्रा के बाबत उन्होंने बताया कि वह लगभग 650 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अयोध्या पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह केवल फल व पानी ही ग्रहण कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि रामलला के दर्शन के उपरांत ही वह नमक ग्रहण करेंगे। आजमगढ़ पहुंचने के बाद एबीसी चैनल से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके लिए मोदी राम है तो योगी लक्ष्मण। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार बेगूसराय जिला इटावा ग्राम मेरा है। अच्छा, ये आप नंगे पैर साइकिल से निकल पड़े हैं जी। कहाँ की यात्रा के लिए निकले हैं? ये अयोध्या जी की यात्रा है। अच्छा, अयोध्या की यात्रा किस लिए कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं पूरे बिहार के लिए। हमारे नमस्ते बिहार का मैंने एक संकल्प रखा था कि ये नमस्ते बिहार, कहीं हम लोग बिहारी जाए वो गर्व से कहे नमस्ते बिहार। यही सबसे बड़ा मेरा योगदान है और समर्थन है। और ये हमारे जो कलश देख रहे हैं, ये कलश जो है हमारे सिमरिया धाम का कलश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वहीं ससुराल था जनकपुर, वही नगरी से हम आ रहे हैं। कितनी तारीख को आपकी यात्रा शुरू हुई? वहाँ से मेरा 5 जनवरी 2:30 में हम वहाँ से चले। तो अभी कितने दिन तक पहुंचने की संभावना है? संभावना तो भैया हम कल शाम तक पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप प्राण प्रतिष्ठा तक वहीं रहेंगे? जी जी, वहीं रहेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर साइकिल से ही वापस होंगे? नहीं, साइकिल से वापस नहीं होंगे, उधर से हम गाड़ी से वापस। अच्छा, आपको ये कैसे प्रेरणा मिली कि हम साइकिल से अयोध्या के लिए कूच करें? प्रेरणा प्रभु दिए सर। अच्छा। राम से बढ़ के कोई नहीं है। जब जिसके शरीर में राम घुस जाए उससे बड़का प्रेरणा क्या हो सकता है? जी जी जी। बस यही हमको प्रेरणा दिए। किन जनपदों से अब तक गुजर चुके हैं आप? हम तो सर जैसे वहाँ सिमरिया धाम से चले, उसके बाद फतुओं से आगे यानी कि खुसरूपुर के आसपास एक जगदम्बा स्थान है। जी जी। रात में हम वहीं रुके, पहला रात। अच्छा। और दूसरी रात हम रुक गए आपको आरा में, और तीसरी रात रुक गए बक्सर में, और चौथा रात रुक गए आपको ये पीछे टोल प्लाजा के पीछे एक वो है, वही हनुमान जी के मंदिर पर रुके। हमको बहुत स्वागत किए, वहाँ का ग्रामीण लोग बहुत इज्जत किए, और वहाँ से चल के अभी हम यहाँ पहुँचे। ये आपकी यात्रा है? कुल लमसम सर 650 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। अच्छा। अपना बेगूसराय जिला से लेके अयोध्या धाम तक, जैसे हम पटना, आरा, बक्सर ऐसे घूम के हुए हम आ रहे हैं। अच्छा, आपकी साइकिल में और क्या खाने पीने का सामान? कुछ नहीं है सर, नमक हम नहीं खाते हैं। अच्छा। नमक नहीं खाते हैं। फल है जी। खाते हैं, आपको फल, मेरे जीवन में फल है। अच्छा, सिर्फ फल पे आप रहते हैं? नमक खाएंगे जब प्रभु के घर चले जाएंगे, वहाँ चरण पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा। तब हम नमक वहाँ खाएंगे, तो रास्ते में हमको नमक देंगे। यही 2 गो सेब बचा है। अच्छा। और बस ये पानी है मेरे लिए,
जी बस जी। यही 2 सेब, 1 फोन ही मेरा जलपान है। और कहीं रात में रुकते हैं तो सिर्फ दूध खाते हैं, दूध ले लेते हैं, हाँ। दूध चूड़ा हो गया वो खा लेंगे। तो ये आपका संकल्प है कि आप जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक कलश यात्रा को संपन्न नहीं कर लेंगे, तब तक नमक ग्रहण नहीं करेंगे। जी नहीं, ये मेरा संकल्प है। जब तक ये कलश प्रभु श्री राम के चरणों में नहीं जाएगा तब तक हम नमक नहीं खाएंगे। अयोध्या में भी रहेंगे तो हम दोनों नमक एक रहेंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र लमसम सर 35 साल से है। अच्छा, इससे पहले भी आप कोई यात्रा किए हैं? नहीं, इससे पहले हम कोई यात्रा नहीं। अच्छा, ये पहली बार है? पहली बार यात्रा है और पहली बार प्रभु श्री राम जी हमारे चरण में आए हैं, तब से हमको ये चीज़ यात्रा है। अच्छा, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, जी इसको लेकर आप में अपार उत्साह दिख रहा है, जी। तो वर्तमान सरकार के प्रति क्या सोचते हैं आप? वर्तमान सरकार के प्रति यही सोचते हैं, जो भी हमारे यहाँ का यूपी का योगी जी हैं, बहुत धन्य हैं। हमारे लिए तो लक्ष्मण के समान है। राम तो हमारे लिए मोदी जी हैं। राम मोदी जी हैं, जिनका राम के जैसा भावना हो, जिनको राम जैसा प्यार हो। जी जी। अब इससे बढ़ के क्या कहें। और योगी जी हमारे लिए लक्ष्मण के समान है। और लक्ष्मण और राम के जब द्वार जाएंगे तो हमको स्वागतम भी मिलेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। अच्छा, आपको इस यात्रा के लिए और किसी से प्रेरणा मिली कि बस स्व प्रेरणा से? बस सिर्फ प्रभु से प्रेरणा मिली और किन्हीं से हमको कोई प्रेरणा नहीं मिली। तो घर परिवार के लोगों ने आपको इजाज़त दे दी? हाँ, घर परिवार का इजाज़त दी, हमको बीवी भी इजाज़त दी और बच्चे भी मेरा सब इतने बड़ा बच्चे हैं, सब प्रणाम किया। ये नंगे पैर साइकिल से यात्रा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य यही है जो मेरा संकल्प है, तो ये है बस यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि नमस्ते बिहार हमको बनाना है। और उस जगह पर जाके कलश दे के और वहाँ से हम ऐलान करेंगे ये पूरे बिहार हमारे नमस्ते हो। जी कहीं बिहारी जाए तो उसको बिहारी कह के न बुलावे, बिहार नमस्ते कह के बुलावे, जो बिहार से आए नमस्ते। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी इस यात्रा से देश, समाज या आपके जनपद कोई प्रभाव पड़ेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान में प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जैसा जो भी नौजवान भाई बंधु माँ बहन जो भी देखेगी उसको भी इस चीज़ का प्रेरणा होगी कि श्री राम प्रभु के चरणों में हम भी जाएंगे। ये प्रेरणा मिलेगी पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को, ये प्रेरणा मिलने वाला है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ एवं नोडल अधिकारी एचटीयू अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के निर्देश के क्रम में बाल श्रम की रोकथाम के क्रम में एचटीयू को श्रम विभाग से सूचना मिली कि ग्राम कुकुरसंडा थाना क्षेत्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में विमल ईंट भट्ठा पर मजदूरों को ईंट भट्ठा मालिक विमल मिश्रा द्वारा बंधक बनाया गया है। उक्त सूचना पर थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कुकुरसंडा पर पहुंचकर विमल ईंट भट्ठा से 16 महिला व पुरुष श्रमिकों को बंधुआ श्रम से मुक्त कराया गया। मौके पर अवमुक्त कराए गए महिला पुरुष को उनके इच्छानुसार ईंट भट्ठा मालिक द्वारा मजदूरी 10,000 रुपए नगद दिलवाकर उनके घर बसाउर थाना मुबारकपुर भेजा गया तथा उपरोक्त ईंट भट्ठे पर 4 बच्चे बालश्रम करते पाए गए, जिनको बालश्रम से मुक्त कराकर मुबारकपुर सीएचसी पर मेडिकल कराकर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए चारों बच्चों को उनके अभिभावकों की सुपुर्दगी में दिया गया। उपश्रमायुक्त की तरफ से उक्त ईंट भट्ठा मालिक विमल मिश्रा व सदानंद यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी खमौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया। संयुक्त टीम द्वारा भट्ठा मालिक व सेवायोजकों को भविष्य में बालश्रम न कराने हेतु हिदायत दिया गया। बालश्रम उन्मूलन अभियान टीम में अभय राज मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना एचटीयू आजमगढ़, शशिकांत पांडे श्रम अधिकारी मई टीम, उप निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला थाना एचटीयू समेत अन्य लोग रहे। सबसे पहले करे भूतवा विवाह का यह गीत आप भी सुनिए। कर भूतवा बिया हवा, कर भूतवा बिया हवा,
बिहारी मृतक के पुनर्विवाह पर गाए गए इस गीत ने आपको उनके जीवन पर बनी फिल्म तक का स्मरण करा दिया होगा। मृतक संघ के तत्वाधान में मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक का उनकी पत्नी कर्मी देवी के साथ अशुभ पुनर्विवाह 9 जनवरी दिन मंगलवार को उनके अमिलो स्थित आवास पर धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी समारोह में लाल बिहारी के परिवार वालों के साथ रिश्तेदार, मित्रगण और गांव वाले शामिल हुए। सभी की उपस्थिति में वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई तो कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान बड़ों ने जहां वर वधू को आशीर्वाद दिया तो छोटों ने शुभकामनाएं दी। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना अंतर्गत अमिलो गांव के रहने वाले लाल बिहारी मृतक एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। 40 वर्षों से अपनी जीवित रहने का प्रमाण देने के बाद 2017 में इन्हें जीवित किया गया। लाल बिहारी मृतक की पत्नी कर्मी देवी ने जीवित मृतक परिवार को 50 करोड़ की मांग की है। आपको बता दें कि न्यायालय तहसीलदार तहसील सदर जिला आजमगढ़ मुकदमा नंबर 298 के अंतर्गत 30 जुलाई 1976 को अभिलेखों में लाल बिहारी को मृतक घोषित कर दिया गया था। नाम के साथ मृतक टाइटल व मृतक संघ के लंबे चले अनोखे संघर्षों के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी व जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा उन्हें 30 जून 1994 को मुर्दा से पुनः जिंदा कर दिया गया। न्यायालय उप जिला अधिकारी तहसील निजामाबाद आजमगढ़ ने 3 सितंबर 2016 को पति राम बाबूराम का नाम निरस्त कर उनके हिस्से की जमीन पति के नाम दर्ज कर दिया था। चचेरे भाइयों से खूनी संघर्ष करने व फर्जी मुकदमे कराने व उन्हें फंसाने की साजिश किए थे। विरोध करने पर न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने 16 जनवरी 2017 को लगभग 40 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत ग्राम खलीलाबाद में सह खातेदार दर्ज किया गया। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, अन्याय के विरोध में निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं। लाल बिहारी मृतक लाल बिहारी की पत्नी कर्मी देवी ने अपने पति के लिए 40 वर्ष तक संघर्ष किया, जिसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2017 को ग्राम खलीलाबाद की जमीन पर नाम दर्ज कर मुर्दा से जिंदा किया गया। उन्होंने बताया कि सम्मान की लड़ाई लड़ने से क्या मिला, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या पीड़ित परिवार? उत्तर प्रदेश व भारत सरकार व भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति कुर्की नीलामी कर कम से कम 50 करोड़ रुपए हर्जा खर्चा मानहानि के रूप में उन्हें प्रदान की जाए। पत्नी ने सरकार से निवेदन किया है कि उपरोक्त विषयों पर विचार कर 50 करोड़ रुपए 1 महीने में मुआवजा देकर परिवार सहित जान माल की सुरक्षा न्याय करने का कष्ट करें। संघर्ष में आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? बहुत लड़ाई, जितना 50, 60 और 70 वैसे लड़ाई कतरा जैसे लड़त हैं। तो यही लड़ाई में गाना बिक गया, खेत बिक गया, घर द्वार बनक ध गया। तो अब हमके एक साथ साथ हमके 25 करोड़ का दावत, हमके 50 करोड़ चाहिए, ओकर ऊपर चाहिए। न्यायालय में आपने इसके लिए बात दाखिल किया है? हाँ, नहीं अभी नहीं सुना, हमारा ना दाखिल है। आज इनका मतलब हम तैयार होते हैं कि हमके 50 करोड़ से ऊपर चाहिए लड़ाई में। हम जीवन साथी हैं ना, हमको चाहिए ना। अब क्या चाह रही हैं? अब जीवन तो आपका लगभग पूरा ही हो चुका है। हाँ, पूरा तो चुका है। आने वाले दिनों में सरकार से क्या चाहते हैं? 50 करोड़ से ऊपर रकम चाहते हैं सरकार से मांग करके। हाँ, हमारे इतने नुकसान है, खेत बिक गया है, घर द्वार बनक है, गाना भी बिक गया, हम साथ में इतनी मुसीबत सहले हैं, भूखल प्यासा रहा है। तो जब साथ में रहे थे हमके, सरकार हमके 50 करोड़ से ऊपर दे। देखिए, अशुभ पुनर्विवाह ये हम लोग कोई शौक नहीं। हमारी उम्र 69 वर्ष हो गई, हमारे पत्नी की भी उम्र उतना ही लगभग समझिए। ये जन आंदोलन, जागरूकता अभियान, जनता को एक जागरूक करने का तरीका है। आज हम धरना प्रदर्शन देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, हमारे जो समर्थक रहेंगे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, सभी मुलजिम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक जन आंदोलन है। जो आदमी को जिंदा मुर्दा करके जमीन हड़प ली जाती है या कोई बाहर रहता है उनकी जमीन हड़प ली जाती है, मेरे साथ नहीं है, तमाम लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति 1976 से लगातार संघर्ष कर रहा है और मुझे न्याय नहीं मिला, तो अन्य लोगों के साथ जो नहीं लड़ पाते हैं उनकी क्या हालत होगी। अब देखिए, मुझे 30/7/1976 मृत घोषित किया गया था, जिला अधिकारी 1994 में जिंदा कर दिए।
हमारा 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का मुआवजा चला था हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाइए कि वही सरकार की बात मान के 10,000 जुर्माना जो लगा था वो खारिज हो गया। हाई कोर्ट ने 10,000 जुर्माना भी लगा दिया, दागी बना दिया। तो इस तरह से समझ जाइए हमको लड़ते लड़ते पूर्ण रूप से हम जिंदा हुए हैं। 16 जनवरी 2017 को न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने हमें जिंदा किया, और जो जिला अधिकारी का जो आदेश था और जो 1976 का आदेश था, दोनों फाइल को सरकार ने गायब कर दिया है। मतलब हमारा साक्ष्य मिटा दिया हमारा। तो ये पुनर्विवाह करने का शौक नहीं, एक आंदोलन है, और हमारे पत्नी के तरफ से कुछ मांग है। और अब देखिए पत्नी क्या कहती है। 94 में जब आपको जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जब आपको घोषित किया जीवित, तो क्या कह के घोषित किया जीवित? देखिए वो जीवित घोषित कर दिया और कह के कहा वो हम जीवित हैं। और आपको न्याय मिला 16 में जाके 2016? नहीं, तो उस फाइल को गायब कर दिए जिला प्रशासन के और सरकार के मिली भगत से। मतलब 1976 और 1994 की दोनों फाइल को गायब कर दिए। तो जब गायब कर दिए साक्ष्य मिट गया, लेकिन कहीं न कहीं चोर फंस जाता है। वो आदेश हमको किया था 16 जनवरी 2017 को आदेश किए, लेकिन एक बीच में कलाकारी सरकार की थी कि हमारे चचेरे भाइयों की जमीन सारा हमारे नाम कर दिए थे। उनका ये फार्मूला था कि आपस में खूनी संघर्ष कर लेंगे और ये मार कर लेंगे तो इनको जेल में कोई धारा लगा के बंद कर दिया जाएगा तो लड़ नहीं पाएंगे। तो जब मुझे जानकारी तो मैं एकदम खामोश हो गया, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन जब नहीं पेश पाए तो उस फाइल को गायब कर दिए। तो सरकार कितनी पीछा करती है जब नहीं दाव पाती है। हमारा घर भी वो समझ जाइए कि जहां हमारा जन्मभूमि है वो बुलडोजर लेकर गए थे गिराने के लिए, वहां भी नहीं चांस लगा। तो हमेशा सरकार पीछा करती है, लेकिन अंत में आकर यहाँ फंस गई। मतलब न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने आदेश कर दिया है, उसका मुकदमा नंबर है 163। तो आप सब 163 सन 17। तो इसमें जब हुआ है तो अब हमारी उम्र हो गई 40 वर्ष ना, 40 वर्ष के बाद हुआ ना। मतलब आप समझ जाइए कि 40 वर्ष 5 महीना 18 दिन जो भी हम जिंदा हुए। तो अब तो हमारी उम्र हो गई 7 वर्ष ना जब से हम जिंदा। हमको तो अभिलेख में जिंदा किया गया था। और देखिए ये जहां हम अमिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ हम जिंदा थे, ग्राम खलीलाबाद में मृतक थे। अब देखिए सरकार की व्यवस्था, एक ही विभाग में एक गांव में आदमी जिंदा है, दूसरे गांव में मृतक है। अब न्यायालय न्यायालय से भी नहीं, न्यायालय से कहाँ मिला। हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ 10,000 जुर्माना लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 जुर्माना लगाकर अभी लगा दिया जुर्माना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 लगाया। अरे हमने समय कोर्ट का बर्बाद किया, लेकिन हम जब 40 वर्ष से लड़े हमारा समय नहीं बर्बाद हुआ। अच्छा जी, आप उठना बैठना आप किस तरह से खेलते थे और कैसा लगता था आप लोगों को? आप हमने आते थे सबके बीच में बैठते थे। देखिए समाज में कैसा लगता था, लोग भूत कहते थे, शैतान कहते थे, मृतक कहते, चलती फिरती लाश आ गया, कंकाल आ गया, हैं तो मुर्दा आ गया, मृतक आ गया, तो सारी तरह की लोग बातें करते थे। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात है, देखिए उनका बोलना मेरे लिए लड़ना बराबर है। अगर नहीं बोलते मैं लड़ भी नहीं पाता। मेरी जो दबी हुई प्रतिभा को वो जगा रहे थे बिन बोलकर। तो जितना बोलते थे उतना ही मैं लड़ता था। लेकिन मैं लड़ते लड़ते कई करोड़ रुपया, यहाँ के इस गांव में आप आए पूछ लीजिए, मैं लगभग 1.5 बीघा जमीन बेच दिया हूँ उस लड़ाई में, जीवित मृतक के चक्कर में। वो जमीन मैं 10,000 से 20,000 रुपया बिस्वा बेचा हूँ। आज उस जमीन की कीमत लगभग 27 लाख रुपया बिस्वा है। तो कितना, मतलब कई करोड़ मेरा नुकसान हुआ। मेरा बनारसी साड़ी का कारखाना बर्बाद हो गया। हम लोग पति पत्नी बुनाई करते थे, अच्छा तरह से दाल रोटी चला लेते थे। लेकिन जब मृतक हो गए तो मृतक के चक्कर में, मृतक की लड़ाई में हमारा सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। और मिला जुला के आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं, न्याय तो अशुभ पुनर्विवाह, क्या इससे अशुभ पुनर्विवाह करने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि 40 वर्ष के बाद मैं जिंदा हुआ तो बाल विवाह हुआ ना। अभी 7 वर्ष मेरी उम्र हुई ना। हमारी पत्नी 67 वर्ष की है, ये भी विधवा रही, विधवा पेंशन के लिए गई तो सरकार इनको विधवा पेंशन भी नहीं दिया।
अब जा रही है सरकार से मांग कर रही हैं। अब इनसे पूछिए क्या मांग रही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत के तत्वावधान में मंगलवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संसदीय परंपराओं के गौरव बाबू विश्राम राय की 113वीं जयंती मनाई गई। कलेक्ट्रेट चौराहा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबू विश्राम राय संस्थान से जुड़े लोगों ने कहा कि बाबू विश्राम राय व्यक्ति नहीं एक विचार थे। कहा कि आने वाली पीढ़ी तभी प्रगति कर सकती है जब वह बाबू विश्राम राय जैसे वास्तविक समाजवादी नेताओं के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने पूर्वांचल के गौरव, सच्चे समाजवादी चिंतक, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू विश्राम राय की जयंती पर कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर सिंह की प्रतिभा देख 1962 में बाबू विश्राम राय ने खुद राज्यसभा का टिकट लौटा चंद्रशेखर सिंह को सदन भेजा। संघ के प्रदेश मंत्री शैलेश राय ने कहा कि बाबू विश्राम राय एक वास्तविक पथ प्रदर्शक के रूप में जनता की सेवा किए। देश के प्रति समर्पण करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए। विधान मंडल के लगभग 4 बार सदस्य होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में अपने ऊपर कभी दाग नहीं लगने दिया। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उनके लिए वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। आज 10 जनवरी का दिन आजमगढ़ जनपद के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन ही पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले समाजवादी आंदोलन के अप्रतिम योद्धा बाबू विश्राम राय जी का जन्मदिवस है। उच्च कुलीन भूमिहार जाति में पैदा होने के बाद भी बाबू साहब ने 1960 के दशक में पिछड़े और वंचित वर्ग का आगे बढ़कर नेतृत्व किया। 1962 में सोशलिस्ट पार्टी ने बाबू विश्राम राय को राज्यसभा का टिकट दिया, परंतु बाबू साहब ने अपना टिकट पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को यह कहते हुए दे दिया कि चंद्रशेखर नौजवान और प्रखर वक्ता हैं, इनकी राज्यसभा में मुझसे ज्यादा जरूरत है। इस बात पर लोहिया जी बाबू साहब से नाराज भी हुए थे। आज के कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत द्वारा पूर्वांचल के गांधी, संसदीय परंपराओं के गौरव और विश्राम राय जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनकी 113वीं जयंती थी। उस अवसर पर उनके कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, जिसमें विधान परिषद सदस्य माननीय जसवंत सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। वो आए हैं, उनके नेतृत्व में माल्यार्पण हुआ है और माननीय पतिराम यादव जो इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, यह भी वहाँ पर उपस्थित रहे। मेन उद्देश्य समाज में एक संदेश भेजना कि इनका किस तरह का चरित्र था, किस तरह का कैरेक्टर था, जिस पर हम सभी लोगों को काम करना चाहिए। पत्नी की गला रेत कर हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के निवासी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक की पुत्री तरन्नुम अपने पति मुजीबुर रहमान के साथ सरायमीर कस्बे के पठान टोला मोहल्ले में रहती थी। पति पत्नी के बीच मामूली से विवाद को लेकर मुजीबुर रहमान पुत्र हाजी जहीरुल हक ने 20 अप्रैल 2016 की शाम 4 बजे अपनी पत्नी तरन्नुम पर चाकू से बुरी तरह से हमला करके उसकी गर्दन रेत दी, जिससे मौके पर ही तरन्नुम की मौत हो गई। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति के विरुद्ध के चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद साबिर, मोहिउद्दीन, अजीजुर रहमान, डॉक्टर एस.के. कुशवाहा, उप निरीक्षक बाके बहादुर सिंह तथा इंस्पेक्टर अश्वनी पांडे को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी मुजीबुर रहमान को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। परिसर में बुधवार को ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भुगतान संबंधित अपनी मांगों को लेकर मंडलायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान मांग किया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जाए। चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पीड़ितों को भुगतान नहीं हुआ तो जमाकर्ता परिवार आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संघ के अध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि लाखों ठग कंपनी एवं सोसाइटीज ने बारी बारी से देश के करीब 42 करोड़ परिवारों को योजना बनाकर ठगा है। साथ ही गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रही इन कंपनियों एवं सोसाइटीज को भारत सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करके देश भर में प्रतिबंधित कर दिया है और इनमें से ज्यादातर की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कानून में यह प्रावधान किया है कि 180 दिनों के अंदर पीड़ितों का भुगतान किया जाए। लोग एकत्रित हुए हैं और जो आज आंदोलन किया जा रहा है, एक केंद्रीय कानून है वर्ष 2019, जिसमें कानून में ऐसा प्रावधान है, चाहे कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उस कानून में प्रावधान है कि हमारे जो सक्षम अधिकारी मंडलायुक्त है या सहायक सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट है या सहायक मंडलायुक्त है,
इनको ये अधिकार दिया गया है कि चाहे सहारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरु, आपेश्वर, केतेश्वर, ज्योतेश्वर या कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके आवेदन लेकर के 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना भुगतान कराने का इनके पास अधिकार है और इनको पावर है। उस कानून की अनुपालना अभी ये सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय कानून वर्ष के तहत सारे लोगों का आवेदन लेकर के इनका भुगतान सुनिश्चित कराएं, इसलिए सारे लोग आज यहाँ एकत्रित। हम लोग चाहते हैं कि इसी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराएं और साथ में ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इनकी चल अचल जो संपत्ति है उसे अटैच करें, सेल आउट करें और भुगतान करें। ऐसे में सहारा इंडिया का जो परिवार है, उसके जो मालिक है सुब्रत सहारा मर चुके हैं, तो सहारा का भी काफ़ी लोगों का पैसा बाकी है, तो किस तरह से आप लोग संघर्ष करेंगे? लोगों में ये भी संशय है कि सहारा मर चुके हैं तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, पहली बात सुब्रत राय मर गए, पैसा नहीं मरा है, क्योंकि वो सहारा इंडिया एक परिवार है, उसमें बहुत सारे डायरेक्टर हैं और उनके मरने के बाद में दूसरे डायरेक्टर काम कर रहे हैं। उनकी जो अभी देखा जाए 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास था, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया CRC को भेजा गया। पोर्टल के माध्यम से भुगतान का आश्वासन अमित शाह ने दिया है, लेकिन वो भी एक लॉलीपॉप है, केवल निवेशकों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारा मकसद ये है कि कानून कोई भी हो, किसी कानून के तहत अगर अच्छी नियत और मंशा हो तो 25,000 करोड़ पीरियड जो पैसा सेबी के पास है, सक्षम अधिकारी के माध्यम से निवेशकों का पॉलिसी बॉन्ड, निवेशकों का आधार पैन ले लें और उनके बैंक अकाउंट लेकर के सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो प्रावधान भी है, उसके तहत भुगतान करें और केवल मूर्ख न बनाए सरकार। ज़्यादातर लोगों ने जो है कि अपने अकाउंट दे दिए हैं और इस तरह का तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, फिर भी सरकार ने अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, पैसा नहीं आया। तो क्या चाहेंगे 2024 के चुनाव से पहले सरकार आप लोगों की मदद करे? नहीं, सरकार सन 2024 तक का इनको टाइम भी दिया गया। अगर सरकार अतिशीघ्र इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित नहीं करती है तो सन 2024 चुनाव के पहले हमारा संगठन संपूर्ण भारत में फरवरी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है अनिश्चितकालीन के लिए, और उसके बाद में एक ही काम करेगा। अगर सरकार पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कर देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं हम सत्ता के खिलाफ जो है संपूर्ण भारत में इनके खिलाफ मतदान करेंगे और जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा, यही नारे के साथ आगे। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।